आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गर्ग इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिसिन में। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं उपचार में एनेस्थीसिया की भूमिका या फिर रोल ऑफ एनेस्थीसिया इन ट्रीटमेंट। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, एनेस्थीसिया, जैसे ही शब्द एनेस्थीसिया आता है ना, ऐसे बेहोशी सी क्यों छाने लगती है? आपको ऐसा लगता नहीं है कि एनेस्थीसिया शब्द के साथ कुछ एक सुकून जुड़ा हुआ है? कभी जहाँ पर एनेस्थीसिया टर्म आ जाता है सर्जरी के दौरान या किसी भी माहौल के अंदर जहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट रहते हैं, तो एक सुकून का माहौल रहता है। देखिए दोस्तों, यही फर्क है एक डॉक्टर में और एक लेमैन में। हम एनेस्थीसिया से सोचते हैं बेहोशी, और डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया से बात करते हैं सुकून की, आराम की, चैन की। एब्सोल्युटली। जिन लोगों का कोई भी सर्जरी हुआ, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उन्होंने रियलाइज तो किया होगा ना कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनलेस सर्जरी। सर्जरी इज ऑलवेज पेनफुल। कभी आपको हाथ में एक छोटी सी सुई लगी है? हाँ, दर्द तो काफी होता होगा। बिल्कुल। पैर में कभी कील कांटा लगा होगा, पतला सा कांटा, दर्द तो होता है। मतलब बात यहाँ तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, खरोचे चोटें इस तरह की लगी है और जिसमें दर्द अच्छा खासा। आप सोचिए कि सर्जरी कराना, पूरा एक चीरा लगा दिया जाता है वेरिएबल लेंथ का, तो दर्द होना तो लाजमी रहेगा। और इसके साथ साथ सिर्फ दर्द होना लाजमी नहीं, जब सर्जरी होती है तो बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि सर्जरी कोई नॉर्मल चीज के लिए तो नहीं कराई जा रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिजीज है अंदर, और उस डिजीज के अपने बॉडी पे इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल। जब उस पे इफेक्ट्स रहेंगे तो उस बॉडी को कैसे मैनेज करना है, उसमें अंदर क्या चेंजेस आते हैं ताकि मरीज उस सर्जरी के बाद ठीक ठाक से अपना घर जा सके, तो उसके लिए कोई ना कोई पर्सन बिहाइंड द स्क्रीन मस्ट बी देयर, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एंड दैट इज हु प्रोवाइड द एनेस्थीसिया। क्या बात है। तो दोस्तों, इतनी सी बातचीत से ये तो समझ में आ गया है कि उपचार में एनेस्थीसिया की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है, और इसी अहम भूमिका के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो जुड़े रहें, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। 23421080, 23421084, 9868107070 पर आपके मैसेजेस, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का बिल्कुल दिल से वेलकम है। तो इंतजार है अगर आप जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया ट्रीटमेंट में क्या भूमिका निभाता है। हमारे साथ जो अब आवाज जुड़ रही है वो है हमारे लिसनर की, और आइए जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज पूछिए। ओके डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि हम ये खास जानना चाहते हैं कि जिसका सर्जरी के बाद जब उसको छुट्टी दी जाती है, तो उसके बाद किन किन बातों का उसको ध्यान रखना जरूरी है अपनी मतलब स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए? सबसे पहले तो ये रहेगा कि जिस वजह से सर्जरी कराई है, जिस जो दिक्कत था अंदर, उसको तो आपको मैनेज करना ही करना है। काफ़ी सर्जरी आज ऐसे होती है, जैसे हर्निया की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी है। तो जिस वजह से सर्जरी है उसका जो भी आपको सर्जन्स बोलते हैं उनका ध्यान रखिए। दूसरा ये रहता है कि आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि 10, 15, 20 साल पहले सोचते थे कि सर्जरी के बाद बहुत सारा रेस्ट करना चाहिए, हफ्ता 10 दिन बेड पे लेटे रहिए और खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। बट अभी हमें लगता है कि सर्जरी के बाद प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आप को चलते फिरते रहिए, चलाते फिरते रहिए सर्जरी के हिसाब से, और हम कोशिश करते हैं इसीलिए सर्जरी के दौरान आपको पूरा दर्द रहित किया जाए, और ऑपरेशन के बाद भी कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका पेन रिलीफ बहुत अच्छे से रहता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह का थोड़ा सा लगता है, या पेट में थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहता है, तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। तो कहने का मतलब कि जो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किए जा रही हैं, जिस
प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको अपने आप लीजिए, अपने आप बाहर से कोई दवाई नहीं लीजिए। काफ़ी बार हमने ऐसे देखा है कि लोग बोलते हैं कि साथ वाले का सर्जरी हुआ था तो उनको ये आराम किया था तो हम भी ले लेते हैं। एक्चुअली हम बड़े शौकीन टाइप हैं, बीच बीच में हमें भी डॉक्टर बनने का शौक आ जाता है। तो आई थिंक जिसका जो, अगर मैं सोचूंगा कि मैडम को रिप्लेस करके आरजे बन जाऊं तो आप शायद दर्शक मुझे इतना पसंद नहीं करेंगे, मैं अपना प्रोफेशन को अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा। सो इसीलिए हम रिप्लेस नहीं करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ उस सर्जरी के दौरान के लिए स्पेसिफिक होती है, नुकसान भी कर सकती हैं। तो एक जनरल मैसेज, अपने आप कोई दवाई बगैर डॉक्टर के सलाह से ना लें। नंबर 2, अगर कुछ भी आपको दिक्कत है डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें। नंबर 3, आज के समय में अनटिल अनलेस आपको बताया गया है लॉन्ग रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने हाथ पैर चलाते रहिए, घर का बना हुआ खाना बहुत अच्छे से खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए बिकॉज उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो दिक्कत रहती है। और साथ साथ में अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे हीलिंग फास्ट होती है, आप जल्दी से तंदुरुस्त होंगे और आप अपने जल्दी से काम पे जा पाएंगे। ये जो आपने पोस्ट सर्जरी गुर जो सीखे हैं ना, ये दिए हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राकेश गर्ग ने, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिसिन में प्रोफेसर। और आज ये बात कर रहे हैं एनेस्थीसिया की क्या भूमिका है उपचार में। तो दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर चल रहा है। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। 23421080 23421084 9868107070 पर हमें व्हाट्सएप के मैसेजेस बराबर आ रहे हैं। इस वक्त एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार, अनूप फ्रॉम रांची। अनूप जी, स्वागत है आपका रांची से। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। एनेस्थीसिया के बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से पूछिए। जी डॉक्टर, आई हैड सीवियर डिप्रेशन 16 or 15 years back. Please tell, is there any role of anesthetist in depression, anxiety, schizophrenia, dementia, or tranquil, or anesthesia is same? Please tell. Now I have recovered. आप रिकवर हो गए हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपने इतना सारा तकलीफ बताया और आप रिकवर हो गए हैं। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपको कभी एनेस्थीसिया की ज़रूरत ना पड़े। यू रिमेन हेल्दी, सेफ एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सर्जरी। जहाँ तक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का सवाल है, आपने जो पहले आपके जो सिम्टम्स बताए थे उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है जिनको हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो आपकी इस बीमारी को देखेंगे। एनेस्थीसिया का इस बीमारी के ट्रीटमेंट में रोल ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में ये बाकी दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि ऐसी कंडीशन में जिनको इस तरह की मानसिक कुछ तकलीफ हैं और बाई चांस आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, अपने एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें एनेस्थीसिया उसके हिसाब से कुछ बदलना पड़ता है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ हम ऐसे देते हैं जिससे आपके जो सिम्टम्स हैं एग्जैबरेट ना हो जाए। एग्जैबरेट मतलब कि बढ़ ना जाए सर्जरी के बाद, हमें पता रहे कि कौन सी दवाइयाँ किस डोज में देनी है। तो ये बहुत लाजमी रहेगा कि आप अपने सिम्टम्स और उसके रिलेशन में जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो अपने एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। और यहाँ ज़रूरी कहूँगा कि जब भी आप सर्जरी हुई तो आपने एक शब्द सुना होगा कि अपना बेहोशी का जांच करा लीजिए या पीएसी करा लीजिए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप हम उसको बोलते हैं, और एक पीएसी क्लिनिक्स होते हैं। जब भी आप वहाँ पर जाते हैं तो अपने बीमारी से रिलेटेड जो भी आपके पास पेपर्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं और दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं, वो कागज़ अवश्य उनके पास लेके जाएं, क्योंकि इन सब का रोल रहता है आपकी पेरी ऑपरेटिव केयर, एनेस्थीसिया केयर में इन सब की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास मैसेज आया है रघुविंदर सिंह जी का सुभाष नगर से। वो ये जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया की ज़रूरत की सिचुएशन और किस सर्जरी में पड़ती है। दूसरा इनका सवाल ये है कि स्पेशल और जनरल एनेस्थीसिया में क्या फ़र्क होता है। एनेस्थीसिया की ज़रूरत आपको जहाँ भी लगता है ना, जैसे हम मीना जी से बात कर रहे थे कि अगर सुई भी चुभ जाए तो एक दर्द होता है, और ऑपरेशन होना है तो उसमें थोड़ा सा चीरा तो लगता ही है ना, तो दर्द बहुत होता है। तो जहाँ पर भी आज लगता है कि इस तरह का कुछ भी सर्जिकल इंटरवेंशन करना हो तो वहाँ पर एनेस्थीसिया की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है, और आजकल ये रूटीन हो गया है। अब ये जो एनेस्थीसिया है ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सर्जरी की जा रही है जी। अब इसमें हम यूजली सारे एनेस्थीसिया स्पेशल ही होते हैं हमारे लिए, बट हम स्पेशल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे जनरल, कि हम पूरा बेहोश कर देते हैं।
ओके, या जनरल फिर मतलब जिसमें पूरा शरीर को ही पूरा ओके। बेहोश कर देते हैं जी। और कभी कभी होता है जैसे हाथ की सर्जरी हो रही है, पैर की सर्जरी हो रही है, जी। तो हमें पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं है, तो हम उसी हिस्से को सुन कर देते हैं, जिसको आई थिंक तो फिर उसको लोकल हम एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं या रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। जी। आप लोकल एनेस्थीसिया को ये मत सोचिएगा कि हम लोकल दवाई यूज करते हैं, वो एक जेनरिक वर्ड है ना कि ये तो लोकल सामान है, जी। तो काफी आई थिंक ऐसा व्हाट्सएप पे मजाक होता रहता है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब लोकल दवाई नहीं, पूरा केयर दी जाती है। जी, लोकल जी, का जी। मतलब है उस लोकल बॉडी पार्ट को लोकलाइज्ड करने के लोकलाइज लिए। बॉडी पार्ट को ही Absolutely. सुन किया जाता है। जी। हमें पूरे शरीर को सुन करने की जरूरत नहीं होती है। राइट। मनीषा का हमें बस मैसेज है कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया ऑन बॉडी? डू दीज साइड इफेक्ट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म? नंबर 1। नंबर 2, डिलीवरी के समय, सिजेरियन के समय जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्या उसका असर कुछ बेबी पर भी होता है? ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं। जी। आई थिंक मनीषा जिन जी। श्रोता ने मनीषा जी ने पूछा, थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन मैं मनीषा जी से ही पूछ लेता हूँ। जी। आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज बताइए ना जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप चलेंगे तो पैर दुखते हैं, खाएंगे तो मुंह भी दुखता है, चलाना तो पड़ता ही है ना मुंह को खाना खाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस संसार में कुछ पाने के लिए आपको कुछ श्रम ना करना पड़े। उसको आप साइड इफेक्ट समझिए या उसको एंजॉय कीजिए। तो एनेस्थीसिया का जो आज का, अगर हम 2023 की बात करें, एनेस्थीसिया बहुत बहुत सेफ हो गया है। ओके। और हमारे पास जिस तरह की दवाइयाँ हैं, मशीन्स हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत सेफ हो गए हैं। इसीलिए हमने अभी बात किया था ना कि जब आपको कुछ बीमारी है, सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी है, तो आप सोचिए कि जब सर्जरी हो रहा है तो आपका शरीर पर प्रभाव तो आएगा ही आएगा। हम उसी चीज़ के लिए तो एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो इससे आपको कुछ ना कुछ, मैं इसको साइड इफेक्ट्स नहीं बोलूंगा, इसको जो आप सर्जरी करा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके, और वो होना लाजमी है। बेस्ट होता है सर्जरी नहीं कराई जाए, नो सर्जरी, नो एनेस्थीसिया, नो साइड इफेक्ट, तो वो आप मान सकते हैं। लेकिन जितने साइड इफेक्ट्स हैं, साधारणतः हम उन साइड इफेक्ट्स को पहचानते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स के लिए हम प्रोफाइलेक्टिक दवाई दे देते हैं। जैसे आपने सोचा ना, कुछ लोग पहाड़ पे जाते हैं तो उल्टी आ जाती है, तो हम बोलते हैं एक दवाई ले लीजिए तो उल्टी नहीं आएगा। इसलिए हमें एनेस्थीसिया का भी पता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे दर्द तो होना ही है, तो हम दर्द की दवाई दर्द होने से पहले दे देते हैं। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स को उल्टी आने की संभावना ज्यादा होती है, तो हम उनको दे देते हैं। तो आप इसको साइड इफेक्ट मान के डरिए मत, क्योंकि हमारे पास उन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए भी साधन हैं और काफ़ी सेफ तरीके से हम इसको प्रभाव में ला पाते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि बच्चे पे क्या प्रभाव रहता है। हाँ, अगर हम 2 या 3 दशक पहले की बात करें, जिस तरह से उस टाइम कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती थी, उस पर बच्चे पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती थी। लेकिन जिस तरह से आज सेफ्टी है, ड्रग्स है हमारे पास, तो देयर इज़ हार्डली एनी इफेक्ट ऑन द न्यू बोन्स। बच्चे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि कभी कभी तो उसका बेटर इफेक्ट्स भी आते हैं। बिकॉज मरीज को अगर दर्द नहीं होगा, लेबर पेन हमेशा होते हैं, सर्जरी का पेन होता है, अगर दर्द होता है तो आपने देखा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिससे बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम पेन रिलीफ कर देते हैं, जिसको आज बोलते हैं ना लेबर एनाल्जेसिया, कि दर्द रहित उनका डिलीवरी होता है, तो उससे बच्चे पे अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, बच्चा बेहतर जन्म लेता है और जो इल इफेक्ट्स होते हैं मदर के पेन के, वो कम हो जाते हैं। ये एक और चीज पूछना चाहती है कि क्या कोई लिक्विड पीने से इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं? कौन सा लिक्विड पीना चाहते हैं, मुझे नहीं जैसे पता। जैसे चाय या ऐसा कुछ पूछ रही हैं वो। देखिए, खाने पीने में, मैंने अब थोड़ी देर पहले हम बात ही कर रहे थे ना कि खाने पीने में आप जो भी घर का बना हुआ खाता है उसे खाइए, लेकिन जब ऑपरेशन से पहले होते हैं, हमने बोला कि जब मरीज बेहोश हो जाता है, आपने देखा होगा ना एक्सीडेंट्स के टाइम में जब बेहोश हो जाता है तो वो उल्टी आ जाती है। अगर उल्टी आएगा तो हम नॉर्मली जब बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं, बट अगर हम कॉन्शियस नहीं होते तो कहाँ जाएगा? मुंह से तो फेफड़ों में जाएगा। फेफड़े का काम सांस लेना है, हवा लेना है, पेट के पदार्थ लेना नहीं। अगर वो वहां पर जाएंगे तो हमारे सांस लेने की जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, और दिस इज अ बिग कॉम्प्लिकेशन। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑपरेशन से पहले जब आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको देखने आते हैं तो आपको बोलते हैं कि इस समय के बाद आप कुछ नहीं खाइएगा।
तो दे आर सर्टेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू दीज पेशेंट्स प्री ऑपरेटिवली, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस रहता है, जैसे आजकल हम बोलते हैं कि ऑपरेशन के टाइम से पहले 2 घंटे से पहले आप कुछ नहीं, फास्टिंग रहिएगा। किसी को होल नाइट 12 घंटे का फास्टिंग, आजकल वो 12 घंटे वाला हमने थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप नॉर्मल सिंपल खाना खाइए, और हम बोलते हैं 6 घंटे पहले आप नॉर्मल डाइट खा। मैं वो नहीं बोलूंगा कि तला भुना हल्का फुल्का खा सकते हैं। आपने बहुत बार ये कहा कि आप पेशेंट्स को पहले सलाह देते हैं, उनको आगाह करते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी, जब कोई भी व्यक्ति सर्जरी के लिए जाए तो उसको एनेस्थीसिया के बारे में और एनेस्थीसिस से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, या एक क्या बेसिक जानकारी उसके पास होनी चाहिए? मीना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं। जैसे आप भी, आपकी आवाज़ तो सब पहचानते हैं, चेहरा तो सिर्फ आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका रोल इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप जब भी उनसे मिलते हैं, यूजली ऑपरेशन से पहले आप उनके क्लिनिक्स में जाके उनसे मिलते हैं, ऑपरेशन से पहले भी आप मिलते हैं, तो आपकी जो भी बीमारी है वो तो उनको पता ही रहेगी कि आप इस चीज़ के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, बट उस बीमारी के साथ साथ और भी काफ़ी कोमोबिडिटीज़ रहती है। जैसे सपोज करिए कि 70 साल के कोई बुजुर्ग हैं और हर्निया के लिए सर्जरी करना है, हो सकता है उनको ब्लड प्रेशर का शिकायत हो, डायबिटीज़ का शिकायत हो, टीबी की बीमारी हो, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। हो सकता है इस चीज़ के लिए वो दवाइयाँ भी ले रहे होंगे, और उन दवाइयों के सर्जरी के दौरान का साइड इफ़ेक्ट्स या इम्प्लीकेशंस रहते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको तकलीफ़ है वो आप सारा डिटेल्स में बताइए, छुपाएंगे नहीं। दूसरा, आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस होता है। अभी हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम तो नहीं बना है कि अगर आप किसी भी अस्पताल में चाहेंगे तो हम आपकी हिस्ट्री ले सकते हैं, तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगी। अभी तो ऐसी सुविधा आने वाले समय में शायद आ जाएगी, बट अभी हम चाहते हैं कि हर मरीज अपनी मेडिकल हिस्ट्री को एक अच्छे से फाइल रिकॉर्ड में मेंटेन करें, और जब भी आप चाहते हैं वो फाइल लेके उनको दिखाएं और उनको बताएं हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने समय में उनकी और कोई सर्जरी हुई होगी, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, वो भी उसका भी उनको भी बताएं। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जब लास्ट टाइम सर्जरी हुआ था ना, हमें तो बहुत नोजिया वॉमिटिंग हुआ था, उल्टी बहुत आया था। तो हमें पता है कि ये पेशेंट्स प्रोन हैं नोजिया वॉमिटिंग के लिए, तो हम उनको एडिशनल दवाइयाँ पहले से ही दे देंगे ताकि उनको ये तकलीफ इस बार नहीं हो। तो इस तरह की हिस्ट्रीज आप उनको हमेशा बताएं, और साथ में वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। जैसे आजकल हम बोलते हैं, काफ़ी लोग देखा ना आपने, जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या कोई भी गेम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी उसके साथ ट्यून्ड अप हो जाए, Correct. और वो परफॉर्मेंस हम अच्छे से, ना लगे बॉडी को, और वो एग्जैक्टली परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएं। इसी तरह से हम सर्जरी के दौरान भी बोलते हैं, प्रीहैबिलिटेशन बोलते हैं, कि हम चाहते हैं कि अगर मरीज किसी वजह से थोड़ा सा अच्छी हालत में नहीं था, तो हम उसको गाइडेंस देते हैं कि आपके पास जो भी 3, 4, 5 हफ्ते हैं सर्जरी की डेट का, उस समय को यूज करें। न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वैसे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, प्लीज़ बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी है सिर्फ नुकसान ही है। जो भी लेकिन पीते हैं तो उनके गले में बलगम जम जाता है, छाती में बलगम जम जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, भाप लें, उस बलगम को निकालें, ताकि जब हम सर्जरी एनेस्थीसिया देंगे, क्योंकि हम आर्टिफिशियली उनको वेंटिलेटर से वेंटिलेट करते हैं, तो उनको कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आप अगर बताएंगे तो आपका जो आउटकम है सर्जरी के बाद का, वो बेहतर हो जाएगा, और इसको आप सीरियसली लीजिए। कभी हम बोलते हैं कि आपने कितनी बार किया होगा एक्सरसाइज? हाँ, किया होगा, 2-3 बार किया होगा। दोस्तों, कहने की बात है कि जिस तरह से आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, एक हफ्ता पहले से अपना पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल सब इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे ही जब सर्जरी के लिए एनेस्थोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे हो, सोचिए ये एक एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, तो तैयारी करके जाइए। एक ऐसी फाइल बनाइए जिसमें आपका अगला पिछला सारा रिकॉर्ड हो। बेहतर होगा अगर डेट वाइज होगा, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बात, पहले जो भी हो चुका है, दिल खोल के अपना पूरा हाल बताइए। मत सोचिए कि उन्हें जल्दी है, उन्हें अगले पेशेंट की वेट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका हाल दिल सुनने के लिए ही वहां बैठे हैं। और तीसरी बात, डॉक्टर्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आप उसका एक नोट बनाइए और घर जाके उसको वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर के लिए मत कीजिए, सर्जरी के लिए मत कीजिए, आप अपने लिए कीजिए। अगर वो आपका एक जिंदगी का रूटीन बन गया, तो फिर तो देखिए, हो सकता है आने वाले समय में आपको सर्जरी की जरूरत
जरूरत ही ना पड़े। एक्चुअली में कई लिसनर्स पूछना चाहते हैं यही बात कि एनेस्थीसिया जादू है कि नशा है, ये आखिर क्या चीज है। जैसे हमारे एक लिसनर ने हमसे ये सवाल किया है कि इज एनेस्थीसिया रिस्ट्रिक्टेड फॉर एनी डिजीज? आई थिंक काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं आपसे मेरा जो डिस्कस भी कर रहा था ना कि आप अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को सारा बताइए आपको जो बीमारी है, क्योंकि उसी के रिलेशन में हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाए, कॉम्बिनेशन एनेस्थीसिया दिया जाए। कभी हम रीजनल प्लस जीए दोनों कंबाइन भी करते हैं। और जो हम दवाइयाँ, एक चीज पूछना चाहूंगी, जब जीए दे दिया है तो फिर रीजनल की जरूरत कहाँ पड़ेगी? क्योंकि हम इसलिए देना चाहते हैं कि अगर रीजनल दिया और बहुत बड़ी सर्जरी है तो हमें जनरल की जो डोज है बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दो चीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं, दोनों की डोज कम हो जाती है, मरीज को बेहतरी हो जाती है। और उसी के हिसाब से अगर जो बीमारी है उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रग, कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किस डोज में यूज करनी चाहिए। क्या यही फैक्टर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति को कितना एनेस्थीसिया देना है? बिल्कुल, आजकल हमारे पास बहुत अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाते हैं। पहले आपने काफी सुना होगा ना पुराने जमाने के अंदर की बेहोशी लंबे समय के लिए चल गई और हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होती थी। आजकल हम गाड़ी चलाते हैं ना तो मीटर्स पर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले पता ही नहीं चलता था, पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी रुक जाती है हाईवेज के ऊपर, बट अभी हमारे पास इंडिकेटर्स आते हैं। यही इंडिकेटर्स हमारे मॉनिटर्स पर भी आते हैं, जहां से हमें पता चल जाता है कि एनेस्थीसिया की डोज जो हम दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, ज्यादा है कि कम है। ज्यादा होने की तो नौबत आएगी नहीं क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेफ्टी प्रोफाइल जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना बहुत सेफ हो गया, तो हम वो मॉनिटर्स यूज करते हैं। ओके। और आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान जी, इमरान जी बताइए। अगर आपका रेडियो ऑन है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए और अगर उसके आसपास है तो दूर हो जाइए। आप ठीक है? हाँ, काफी बेहतर है जी। बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारी धर्म पत्नी है तो उनके चेहरे पे काफी जो है चेचक के निशान ऐसे बने हुए हैं, तो इसके बारे में अगर डॉक्टर साहब हम कुछ सर्जरी वगैरह से अगर ठीक हो पाए तो इसके बारे में सर कुछ बता दें। ऐसा है कि थोड़े बहुत निशान तो अच्छे ही होते हैं ना, उनको चलने दीजिए ना, क्यों उसको आप कराना चाहते हैं। बट आपको फिर भी लगता है कि कोई इस तरह की तकलीफ है तो अपने स्किन के एक्सपर्ट से मिलिए और वो इसमें बेहतर कर पाएंगे आपके लिए। पूनम का दिल्ली से मैसेज है कि मेरी 3 बच्चे हुए हैं और तीनों ही सर्जरी से हुए हैं और उसके पहले भी पोलियो और एक बार रोड एक्सीडेंट की वजह से सर्जरी हो चुकी है। मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है और अब बैक में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ एनेस्थीसिया का रोल है? नहीं, इसमें एनेस्थीसिया का रोल ठीक नहीं रहेगा, बट एनेस्थीसिया का जो एक एडिशनल रोल रहता है, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो आईसीयू भी देखते हैं और पेन क्लिनिक भी चलाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आपको ट्रॉमा हुआ कमर में और पोलियो भी है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आप, और वजन भी आपका बढ़ा है, तो कई बार रीढ़ की हड्डी में कुछ बदलाव आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो काफ़ी सेंटर्स के अंदर, जैसे एम्स के अंदर, सफदरजंग हॉस्पिटल, ऐसे काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहां एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेन क्लिनिक चलाते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं या अपने ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो वो देख लेंगे कि किस तरह का आपका ये दर्द है, क्या इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है या सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइज से काम चल जाएगा। तो आप उनसे एक बार विचार विमर्श कर लेंगे। ये कनेक्शन हमारा ड्रॉप हो गया है, आशा करते हैं कि हमारे लिसनर्स हमको वापस कॉल करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहूंगी 23421080 23421084 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9868107070 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का मोस्ट वेलकम है। और चाय टाइम कार्यक्रम जो शुरू हो चुका है, इसमें आज फोन इन रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एनेस्थीसिया इन द ट्रीटमेंट। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। आपके पास फेलोशिप है इन पैलिएटिव मेडिसिन, साथ ही इन क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिसिन में। हमारे पास एसपी गुप्ता रांची जी से एक मैसेज है कि ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया तो घातक होती है,
क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो उससे भी बचा सके? बिल्कुल, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा था ना कि हमारे पास अभी काफ़ी सारे मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, मॉनिटरिंग टूल्स मतलब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे आप अपना किसी भी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी रेडियो पर, उसी तरह से हमारे इक्विपमेंट्स हमें बता देते हैं कि डोज सफिशिएंट है कि ज़्यादा होने की संभावना तो नहीं है, इसलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आज के समय में जो एनेस्थीसिया है काफ़ी सेफ हो गया। ओके। जिला लातेहार झारखंड से हमें मैसेज किया है कौलेश्वर ठाकुर साहब ने, और वो कहते हैं कि एनेस्थीसिया का अगर हिंदी में आप विश्लेषण करें तो आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे? संवेदना हरण इसका हिंदी का ट्रांसलेशन है, क्योंकि हम संवेदना जो होती है, जो कॉन्शियसनेस होता है, उसको हम हर लेते हैं, तो इसका एक वर्ड संवेदना हरण बोलते हैं इसको। संदीप जो है लखनऊ से पूछना चाहते हैं कि लोकल और जनरल के अलावा भी कोई तरह का एनेस्थीसिया होता है? मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आपने सुना होगा ना कि जब एमआरआई कराने चाहते हैं या छोटा बच्चा एमआरआई में हम चाहते हैं कि बिल्कुल से हिले डुले नहीं, तो वहाँ पर भी हमें सेडेशन देना पड़ता है। तो वो एक एनेस्थीसिया का पार्ट ही है कि हम चाहते हैं कि उसका प्रोसीजर, सर्जरी तो नहीं है, बट हम चाहते हैं कि शांत लेटा रहे वो बच्चा या बुजुर्ग जो हैं, तो उसको हम सेडेशन भी देते हैं, वो भी एनेस्थीसिया का रोल रहता है। और जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हम कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करते हैं कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी। सो हमने बात किया लोकल एनेस्थीसिया की, रीजनल एनेस्थीसिया की, जनरल एनेस्थीसिया की, कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया की, सेडेशन की। और काफ़ी टाइम कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे हर्निया की सर्जरीज है या कुछ ऐसा, वो नॉर्मली अपने आप करा लेते हैं, जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी है सुन पर। लेकिन अगर उनको मान लो हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो कोई चाहेगा कि उसको मॉनिटर करें, तो हम इसको बोलते हैं कि मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। हम वहाँ बेहोश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था ना कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग भी हो सकता है, नॉर्मल है ये वाला। लंग्स में सर्जरी कर रहा है तो आप फेफड़ा एक पिचका रखा है, तो उस टाइम कौन मॉनिटर कर रहा है उसको? वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं। इसी तरह से ऐसे जो सिक पेशेंट्स होते हैं, सर्जन तो अपना काम कर रहा है ना, वो फोकस है बिल्कुल, वो सिर्फ कैटरेक्ट के लिए आंख में देख रहा है, बट उसका बीपी ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। अगर बीपी ऊपर गया तो आंख में ब्लीड हो जाएगी, तो सर्जरी खराब हो जाता है। तो ये सारा काम जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि केवल बेहोश किया और उनका काम खत्म हो गया और वो चले गए अपने घर। नहीं, ऐसी कोई ऐसी मुझे याद आ रहा है कुछ वाकया आपने बोला मीना जी, तो ऐसी कुछ अराउंड 10 ईयर्स पहले की बात है। कोई पूछ रहे थे कि आप क्या है, हमने कहा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि आपको तो बहुत टाइम मिलता होगा, आप इतना लंबा सर्जरी कराते हैं, तो एनेस्थीसिया देने के बाद मैं आपके पास आ पाइएगा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं उसके पास नहीं आ पाऊंगा, आप शाम को मिलिए, घर पे आइए, हम पिला पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये देना चाहता हूँ कि हम लोग बिहाइंड द स्क्रीन काफ़ी काम करते हैं, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। हर मिनट और पल्स टू पल्स you are being observed by a person who is called anesthesiologist, because काफ़ी टाइम सर्जरीज इतनी मेजर होती है कि अगर हम 1 मिनट के लिए ध्यान ना रखें तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये सारी जो सेफ्टीज़ है ना आपकी, ये एक बंदा खड़ा रहता है, उसी को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और आज वो बंदा हमारे स्टूडियो में है, उनको डॉक्टर राकेश गर्ग कहते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम राजीव है। जी राजीव, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बिहार से। जी राजीव जी फरमाइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार राजीव जी। मैं क्या है, मैंने एक सर्जरी करवाई थी हेमराइड की, तो उसमें मेरा रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया लगा था। तो अभी भी उसमें मेरे करीब 3-4 महीने हो गए, तो अभी भी वो झुकने उकने में, बैठने में वो महसूस होता है दर्द। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और यही सवाल काफ़ी जो हमारे पार्चुरेंट्स होती है ना, जब सिजेरियन डिलीवरी होता है तो भी बोलते हैं कि रीढ़ में लगा था। और देखिए ऐसा होता है कि मैंने शुरुआत की थी ना, मीना जी ने पूछा था कि, और पहला क्वेश्चन भी यही था कि पोस्ट ऑप में क्या करना चाहिए, और मैंने एक चीज़ बोला था कि ऑपरेशन के बाद चलिए फिर ये एक्सरसाइज कीजिए। आप देखिए जब सर्जरी होता है ना, यूजुअल हमारे कल्चरल वो रहता है कि नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे, आप बेड पर लेटे रहिए, 2-4 आराम दिलाया जाता है पेशेंट को, बेड पर सब कुछ सर्विस होती है बेड पे। तो अब क्या होगा, आप सोचिए कि आप रेस्ट कर रहे हैं बेड के ऊपर, जो कि आप पहले नहीं करते थे, तो आपकी कमर पे बहुत सारा दबाव पड़ता है। कमर पे दबाव पड़ेगा, आप चलते हैं, थोड़ा सा पैर मुड़ जाता है तो मोच आ जाती है ना, दर्द रहता है काफ़ी टाइम। आप हफ्ता 10 दिन एक ही पोजीशन में लेटे रहें, जो आपको आदत नहीं थी, तो आपकी सब कमर की मांसपेशियां खिंच जाती है। और
जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन की सक्सेस उस पर डिपेंड की कि हमने कितना अच्छा एनेस्थीसिया दिया है। अगर उस टाइम भी आप हिल डुल रहे होंगे तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो हम आपको स्थिर करना चाहते हैं, उसके लिए दवाई देते हैं, तो उससे भी मांसपेशियों पे खिंचाव आ जाती है। तो उस सुई को उसको बदनाम मत कीजिए साहब, वो एक अच्छा सा ऑपरेशन आपको किया गया था, और अब साथ में थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कराइए, एक्सरसाइज कराइए, वो रिकवर हो जाएगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो भी डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखें उनको उस वक्त है ना आंखें मूंद के मान लीजिए, ब्लाइंड फेथ रखिए अपने डॉक्टर पर, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उस डॉक्टर का नाम खराब हो कि फलाना से सर्जरी कराई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई। वो तो बेस्ट चाहेंगे कि भाई जो उनका पेशेंट है वो सबसे अच्छी तरह से रिकवर करे और खुश खुश फूलों के साथ आकर वापस मिले और उनको थैंक यू करे। तो दोस्तों बहुत बेहद जरूरी है कि ये जो बातें की कि भाई वहां लगा था इंजेक्शन और उसके बाद ये सब हुआ, आई थिंक अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के इंस्ट्रक्शंस अपन अच्छे से मान लेंगे तो अपने कोई तकलीफों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं के शर्मा बोल रहा हूँ जी। शर्मा साहब, आप बहुत ही चिल्ड व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। कैसे? आपकी आवाज से हेलो लगा कि आप कितने सुकून में और एकदम परम शांति के आलम में है। मैं 78 ईयर्स ओल्ड हूँ जी। क्या बात है भाई, आज तो हमारे जो स्टूडियो में है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका, और डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, प्लीज बताइए। ये मेरी वाइफ 77 ईयर ओल्ड है जी, और उसको घुटनों में बहुत दर्द है जी। इसके सर्जरी वो आर्टिफिशियल जो लगाते हैं घुटने, क्या वो लगवाने चाहिए या नहीं? मैं ऑर्थोपेडिशियन तो नहीं हूँ सर, बट लेकिन सर्जरी के लिए मैं कह रहा हूँ जी, आप अपने किसी भी एक हड्डी रोग चिकित्सक से मिलिए, ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, वो कुछ टेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं और आपके सिम्टम्स देखते हैं। अगर उसमें नी रिप्लेसमेंट, जो आप आर्टिफिशियल नी की बात कर रहे हैं उसको नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, अगर इंडिकेटेड होगा तो आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन जब भी आप कर रहे हैं साथ साथ आप कुछ घुटने की वर्जिश भी कीजिए। और अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले पेन फिजिशियंस की, उनसे भी मिल सकते हैं। जब तक आपका ऑपरेशन नहीं आता तो आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और कुछ पेन की मैनेजमेंट वो आपको बताएंगे, उससे कुछ पेन में रिलीफ तो मिलेगा। बाकी सर्जरी यस और नो, ऑर्थोपेडिशियंस विल बी द बेस्ट पर्सन। डॉक्टर्स खुद एक जादूगर ही तो हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उस जादूगरी को सीखने के लिए वो कितने साल अपनी जिंदगी के किताबों में और एक्सपीरियंस लेने में लगा देते हैं, और फिर उस जादू का जो इफेक्ट है वो हमें मिलता है। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल, ये तो लाइफ का एक फिलॉसफी है ना कि चलते रहिए, तजुर्बा मिलता रहेगा और आप बेहतर बनते जाएंगे। डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल। और लेकिन हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है वो हमें किसी जादू से कम नहीं लगता है। और उस जादू की अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो जो एनेस्थीसिया है वो एक और उसमें आ जाता है कि क्या दवाई है कि इतना सा एक इंजेक्शन लगाया और आप खटाक बिल्कुल गहरी नींद सो चुके हैं। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं। हेलो मैम जी, नमस्ते। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं भानपुर पोस्ट गोपालापुर जनपद लखीमपुर खीरी से मैम जी बोल रहा हूँ। तो मुनीश जी, मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी है जी, मुझे अपनी आवाज नहीं सुननी। आपका रेडियो चालू है, उसे बंद कर दीजिए। अच्छा, ठीक मैम जी। जी प्लीज। ठीक है मैम जी, बंद कर दिया जी। अब बताइए आप मुनीश जी क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी वाइफ के जो है राइट हैंड तरफ जो है पसलियों में जैसे कि चड़चड़ाहट जैसी आवाज रहती है, मतलब और दर्द भी रहता है ठंडक में, तो उसके लिए क्या मतलब जो है सर्जरी अवेलेबल हो सकती है क्या? आपका सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बगैर पेशेंट को देखे बताना मुश्किल होगा कि क्या बीमारियां, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। किसी में सर्जरी की जरूरत होती है, किसी में नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी किसी भी एक नियर बाय चिकित्सक को दिखाएं, वो एक बार स्क्रीन कर लेंगे, और अगर सर्जरी होगा या दवाई होगा या कुछ भी नहीं करना होगा वो आपको सारा बताएंगे इस बारे में। जब हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं उसमें कई बार एनेस्थीसिया की जो इफेक्ट्स हैं वो नौजिया, चक्कर आना, ये कुछ लंबे समय तक चलता है। लेकिन जो पेशेंट के घर वाले हैं उस समय वो उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान जो पेशेंट का केयर टेकर है उसका क्या रवैया होना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक मीना जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि पोस्ट ऑप के अंदर अगर हम किसी को फोर्स फीडिंग कराएंगे तो उल्टी भी आ सकता है। कभी हम चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी खिलाया जाए,
कुछ सर्जरीज में हम चाहते हैं कि वेट करें till he recovers back, and then we start the things slowly, gradually, and improve the quantity of the food habits. So जो भी आपका सर्जरी होती है उसमें आप अपने चिकित्सक के पूछ लिये. यूजली हम लोग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको 2-3-4 घंटे के बाद या एक दिन के बाद मुंह से थोड़ा सा हल्का सा पानी पिलाते हैं, फिर हम बोलते हैं थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा बिस्किट, ब्रेड ले लीजिए, फिर हम उसको थोड़ा सादा खाना खिलाते हैं, देन वी कम टू फुल फीड. सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप, एकदम से सीधा दाल रोटी नहीं खिलाना है, स्टेप बाय स्टेप. और अगेन फिर वही बात आगे घूम फिर के कि डॉक्टर की सलाह को सुनना जरूरी है. बिकॉज ईच पेशेंट. हेलो, माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब. जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अभी मैं मुनीश कुमार बात कर रहा था, भानपुर लखीमपुर खीरी से. कट हो गया था फोन. हाँ, लेकिन मुनीश जी आपका जवाब तो पूरा दे दिया था डॉक्टर साहब ने ना आपके सवाल का. कोई और भी क्वेरी है आपकी? चलिए ठीक. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया लोग बहुत लोग जानते नहीं है क्या चीज है, इसको हिंदी में विश्लेषण करके बताइए. जी जरूर, वैसे बताया था हमने, लेकिन मुनीश जी आपके लिए एक बार फिर से डॉक्टर गर्ग जरूर बताएंगे. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. एनेस्थीसिया को हिंदी में संवेदना हरण बोलते हैं. और जैसे आप कभी कुछ सर्जरी कराना चाहे, मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा सुई भी चुभ जाती है, एक मच्छर काटता है तो बहुत दर्द होता है, और सर्जरी के दौरान तो लंबा सा चीरा लगता है पेट के अंदर, छाती के अंदर, पाँव के अंदर, तो वहाँ जो दर्द होता है वो आपको महसूस ना हो, इसलिए आपकी संवेदना को मिनिमम कर दिया जाता है कुछ दवाइयों के सहारे, और दर्द की दवाइयाँ देके आपको दर्द रहित कर दिया जाता है. और साथ में क्योंकि जब आपकी सर्जरी है तो आपको कुछ बीमारी भी हो सकती है, तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, आपकी किडनी काम कर रही है कि नहीं, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा भी ऑब्जर्व करना होता है. इसको भी हम कुछ मॉनिटरिंग से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं. तो इसी चीज़ को, इसी बंदे को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं. पर इसका नाम कितना सुंदर है, संवेदना हरण, जो कि अपने आप में पूरी व्याख्या दे देता है कि एनेस्थीसिया क्या चीज है. बहुत सुंदर. नहीं, अभी हम चलते हैं रिकवरी फेज में आ जाते हैं. आई थिंक एनेस्थीसिया हो गया पूरा, और अभी हमारे पास 7 मिनट बचे हैं. अब तो आपके पास 3 मिनट है. ओके, तो आई थिंक रिकवरी हम 3 मिनट के लिए काफी है. तो फिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जाने से पहले आप हमारे लिसनर्स से क्या बातचीत करना चाहेंगे विद रिगार्ड टू एनेस्थीसिया इन ट्रीटमेंट. राइट. सो फर्स्ट इज, हम सभी लोग जानते हैं कि सर्जरी करने के लिए सर्जन्स होता है, और उस सर्जरी को सेफ बनाने के लिए एक संवेदना हरण विशेषज्ञ होता है. और उस विशेषज्ञ को, उस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को आप अपनी कुछ चीज़ें ना छुपाएं, कुछ भी ना छुपाएं. आपको जो भी डिजीज़ है, जो भी मेडिकेशंस आप लेते हैं, जो भी बीमारी है, वो तो उसको अवश्य बताएं. अपने प्रिस्क्रिप्शंस को कोशिश करें आज के बाद सारे कागज़ को एक फ़ाइल में रखने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ होते हैं वो मिस हो जाते हैं, नहीं मिल पाते, आप बता नहीं पाते हैं, तो उससे बहुत तकलीफ होती है. जब हम बात करते थे सेफ्टी ऑफ एनेस्थीसिया और सेफ्टी ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं. तो वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स रखें. कोशिश करें कि एनेस्थीसिया से पहले या सर्जरी से पहले अपने आप को तंदुरुस्त बने. मुझे लगता है कि जब भी सर्जरी होती है थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है, उस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा दौड़ लगाएं, थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से खाएं, अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करें. और ऑपरेशन के बाद भी अगर आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं आप चल फिर सकते हैं, आई थिंक वो ज़माना चला गया जहां आपको प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी. अब हम चाहते हैं आप चलिए फिरिए, दर्द नहीं हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप अच्छे से पॉजिटिव मोड में रहेंगे, पॉजिटिव नोट में रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. तो आई थिंक मिलके सर्जन्स, पेशेंट, केयर गिवर एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपकी सर्जरी को हम सेफ बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे. इसी शुभकामना के साथ बैक टू मीना जी. क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बातें कही हमारे लिसनर्स को कि अगर इनमें से वो 80% बात भी मान लें तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद की एंग्जाइटी है वो खत्म हो जाएगी. उसका 20% भी नहीं बचेगा, जबकि हमने 80% बातें ही मानी हैं, क्योंकि वो गूढ़ बातें हैं और उसमें सब कुछ कवर हो गया. तो मुद्दे की बात ये कि अपनी डॉक्टरी हमको नहीं करनी है, डॉक्टर की बात सही तरीके से माननी है, सुननी है और फिर उसको फॉलो भी करना है. तो दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कोई तरह का सुझाव या फीडबैक अगर आप हमें इस कार्यक्रम से संबंधित देना चाहें तो आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं. दोस्तों, एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम से संबंधित किसी भी तरह का सुझाव या फीडबैक आप हमें देना चाहें, healthairdelhi@gmail.com पर आप हमें दे सकते हैं. और हम अब डॉक्टर साहब
आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो आए और आपने हमें इतनी कीमती बातें बताई एनेस्थीसिया के बारे में, संवेदना हरण के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड सभी श्रोताओं को मेरा दिल से नमस्कार, और फिर मिलते रहेंगे। खुश रहिए और खेलते रहिए, जागते रहिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।